कि इस बिल को बिना ऑपोजिशन की मौजूदगी के रात को 12:32 पर पास कराया गया। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। Honorable Minister Shivraj Chauhan ji, your name will be remembered. The minister who removed the father of the nation's name. अगर तब्दीली इसमें हुई है तो इसमें समस्या कहां पर है? अब जो स्कीम बनाई गई है सरकार के द्वारा वो साफ कहती है भारत सरकार तय करेगी कि रोजगार की गारंटी किस स्थान पर, किस प्रदेश में, किस जगह पे, कितने दिन के लिए दी जाए, भारत सरकार तय करेगी। मनरेगा जो है चुनाव जीतने के लिए लाभार्थी को वोटर बनाने का जो इस देश में खेल होता है उसका औजार बन गई है। पहले ये औजार जनता के हाथ में था, अब ये औजार सिर्फ सरकार नहीं, केंद्र सरकार के हाथ में है। मनरेगा की दिहाड़ी कभी भी उतनी नहीं थी जितनी की बाजार में दिहाड़ी मिलती थी। मनरेगा ने करोड़ों औरतों को वो अवसर दिया कमाने का, उन्हें इज्जत दी। पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री भारत को उन्होंने खत लिखा है और कहा है कि इतनी बड़ी गलती आप मत कीजिए, ये ऐतिहासिक गलती होगी अगर आप जो तब्दीलियां लाने की ये कोशिश कर रहे हैं। इस स्कीम की हत्या हो गई है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ग्रामीण भारत, रूरल इंडिया पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार हुआ है उस व्यक्ति पर जिसको महात्मा गांधी अंतिम व्यक्ति कहा करते थे, द लास्ट मैन। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, जिसके पास कोई स्किल भी नहीं है यानी हुनर भी नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको भारत के लोकतंत्र में हर तरह की जो रोजगार के अवसर हैं उससे दूर वो रहा। उस व्यक्ति को एक तरह की गारंटी, कानूनी गारंटी थी मनरेगा के तहत, जो देश में और दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का कार्यक्रम था। बेरोजगारी का नहीं, रोजगार का कार्यक्रम था। 20 साल पहले इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी सरकार ने। अब इसके इतने पहलू बदल दिए हैं कि जो आलोचक हैं इस बदलाव के और इस सरकार के, और जो लोग समझते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये एक ऐसा कार्यक्रम था मनरेगा जिसने कहीं ना कहीं भारत के एक बड़े हिस्से को बेरोजगारी, भुखमरी और मौत के नजदीक जाने से, मौत के कुएं से बचा लिया, वो लोग ये कह रहे हैं कि इस पूरे कानून की एक तरह से बदलाव नहीं किया गया है, उसकी हत्या कर दी गई है। 20 साल पहले ये कार्यक्रम शुरू किया गया था यूपीए की सरकार में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार में। और आपको याद होगा ये वही सरकार है जिसमें लेफ्ट पार्टियां भी इस सरकार का हिस्सा थीं, और अब तक मेरी याददाश्त में तो कम से कम 25 साल भारत को कवर करते हुए हो गए। मैं ये साफ तौर पे ये दावा कर सकती हूँ कि मैंने इससे बेहतरीन सरकार नहीं देखी, कम से कम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक पत्रकार के तौर पे कवर करते हुए। मनमोहन सिंह की जो यूपीए 1 थी वो सरकार सबसे बेहतरीन सरकार थी अब तक की 25 साल की। यूपीए 2 के बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकती, उसको मैं बेहतरीन सरकार नहीं मानती। तो 25 साल यानी 20 साल पहले ये कार्यक्रम शुरू किया गया, मनरेगा कानून ये सरकार लेकर आई थी। इसके तहत जो ग्रामीण भारत था, उसके जो परिवार थे, उसमें 100 दिन की जो रोजगार की गारंटी थी, यानी कि सरकार का कॉलर पकड़ के ये गारंटी मांग सकता था जो ग्रामीण भारत का व्यक्ति था। वो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, उसके पास शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई हुनर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भूखा नहीं मरने दिया जाएगा, ये एक गारंटी थी। और मजदूर कामगारों के लिए रोजगार के लिहाज से न सिर्फ कि भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक तरह से इसको एक मील का पत्थर माना गया। पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस थे, हार्वर्ड से लेकर और भी कई इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जहां स्टडी किया गया, और इसीलिए अब पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री भारत को उन्होंने खत लिखा है और कहा है कि इतनी बड़ी गलती आप मत कीजिए, ये ऐतिहासिक गलती होगी अगर आप जो तब्दीलियां लाने की ये कोशिश कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि इस बिल को बिना ऑपोजिशन की मौजूदगी के रात को 12:32 पर
पास कराया गया। इस सरकार की एक और खास बात यह है कि जो भी साजिश करनी होती है गरीबों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो कि लोकतंत्र के हाशिए पर रहते हैं, रात के अंधेरे में होता है, चाहे वो कानून पास कराना हो, जो कानून था कृषि कानून जब ऑपोजिशन नहीं था संसद में, और या फिर अब की बात है, यानी ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया, धरना दिया, सब कुछ करने की कोशिश की, ये मांग की कि स्टैंडिंग कमेटी को पार्लियामेंट की भेज दिया जाए, जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, लेकिन कोई भी सरकार ने इसको नहीं सुना। किसी भी बात को, किसी भी जुरह को 12:32 पर हुआ और 6 घंटे डिबेट चली, ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया। 6:40 पर ये पूरी डिबेट शुरू हुई थी और अब ये ज़ाहिर कानून बन चुका है। राहुल गांधी ने काफ़ी सख्त अल्फाज में, कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की है और सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं कि जो मनरेगा अधिकार पर आधारित था और मांग आधारित जो गारंटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। अब ये कानून किसी काम का नहीं है और दिल्ली के पूरे शिकंजे में अब ये आ गया, यानी राज्यों की जो स्वायत्तता थी उसके नहीं, पूरा का पूरा 90% जो बजट था वो केंद्र से जाता था और अब जो है 40% कहा जा रहा है कि राज्यों से होगा और जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से ये रोजगार की जो गारंटी है दी जाएगी। मनरेगा ने, राहुल गांधी कहते हैं, ग्रामीण मजदूरों को सौदेबाजी की, यानी कि बार्गेनिंग की ताकत दी थी सरकार से कि बार्गेन कर सके, शोषण व मजबूरी में पलायन घटाया था, मजदूरी बढ़ाई थी, ग्रामीण ढांचा मजबूत किया था और इसी ताकत को कमजोर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, राहुल गांधी ने भी याद दिलाया कि एक ऐसे देश में जहां के करोड़ों लोग अभी भी एक वक्त खाना खाकर सोते हैं, गरीबी की छत के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, कोविड के वक्त में जब पूरी दुनिया में बदतरीन हालात हो रहे थे, तब भारत में इस तरह की जो स्कीमें थी उन्होंने हमारे सबसे गरीब लोगों को बचा लिया। सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात यह है कि हमारे अखबार और हमारी टीवी चैनल्स पूरी तरीके से शांत हैं। ये इतना बड़ा, जिसे असैसिनेशन कहा जा रहा है, इतनी बड़ी हत्या जो की जा रही है, रोजगार की हत्या, और मैं मान के चल रही हूँ ये कार्यक्रम रिकॉर्ड करने के वक्त भी मैं ये सोच रही थी कि शायद बहुत ज्यादा लोगों की दिलचस्पी ना हो इस कार्यक्रम को देखने में, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है और एक पत्रकार और नागरिक के तौर पे मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी जो गरीबों की ये स्कीम है उसको दिन दहाड़े हमारे सामने रास्ते से हटाया जा रहा है। और इस बेहद खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर लगातार काम करते रहे और खासकर जहां नीति निर्धारण की बात आती है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वो योगेंद्र जी जैसे लोगों को जरूर सुने कि खासकर हमारे गांव देहात में, ग्रामीण भारत में एक तरह से ये क्या हथौड़ा चला है, या राहुल गांधी कह रहे हैं बुलडोजर चलाया गया है हमारे ग्रामीण भारत पे, वो कह रहे हैं एंटी विलेज। योगेंद्र जी की ये ग्रामीण भारत के खिलाफ ये पूरी नीति है, लेकिन राहुल गांधी की बात को थोड़ी देर के लिए अगर हम किनारा करें तो करोड़ों लोगों का इस पर असर पड़ेगा और अखबारों की हेडलाइंस तक नहीं पहुंच पा रही है ये खबर। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आरफा आप। ये इतनी बड़ी घटना हुई है, शहरों में बैठे हुए लोगों को पता नहीं है कि वो क्या घटना है। आपको सिर्फ एक मोटा अंदाजा दूं, हर साल इस देश के 5 करोड़ परिवार, मैं व्यक्ति नहीं कह रहा हूं, परिवार, क्योंकि जॉब कार्ड एक परिवार के लिए बनता है इस योजना में, 5 करोड़ परिवारों को इस योजना का फायदा होता है। औसतन उनको कोई 50-55 दिन का काम मिलता है। ये नहीं है कि वो उनकी जिंदगी इसके सहारे चलती है, लेकिन उनकी जिंदगी का जो संकट का मौका होता है, जिन दिनों किसी तरह का रोजगार नहीं मिल रहा है, वो रोजगार उन्हें मिलता है। पिछले 15 साल में और अंदाजन 4,000 करोड़ परसेंटेज, 4,000 करोड़ दिहाड़ी इसके तहत दी गई है। ये वो योजना है जिसको दुनिया भर में स्टडी किया गया है और जिससे दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट, सिर्फ लेफ्ट वाले ही नहीं, बाकी इकोनॉमिस्ट भी, जो कि ना लेफ्ट है ना राइट है, वो भी इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये बहुत ही एक स्मार्ट नीति का एक नमूना है। तो ये सिर्फ एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स नहीं है, जैसा प्रताप मेहता ने आज सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट लेख में कहा है, ये सिर्फ वेलफेयर इकोनॉमिक्स नहीं है, ये स्मार्ट इकोनॉमिक्स भी थी इस स्कीम के अंदर। देखिए, मनरेगा था क्या? इस देश के संविधान ने 1950 में आपको वादा तो कर दिया कि भाई आपको राइट टू वर्क होना चाहिए, हर व्यक्ति को आजीविका का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। कहा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कभी लागू हो जाएंगे। 60 साल तक लागू नहीं हुए। 60 साल के बाद इस देश में, आप 55 साल के बाद सन 2005 में पहली बार इस देश ने, सरकार ने कहा कि हाँ भाई, हमने संविधान में वादा किया था, इसको पूरा करने के लिए कुछ तो करना होगा।
तब आई ये मनरेगा नामक स्कीम। ये स्कीम क्या कहती थी? ये स्कीम कहती है कि अगर आपको कोई और नौकरी रोजगार कुछ नहीं मिल रहा लेकिन आप काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप सरकार के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे काम दो, बहुत कम पैसा दो, लेकिन इतना तो मिले जिससे मेरा गुजारा चल सके, जिससे भुखमरी की नौबत ना आए। पहली बार इस देश ने ये गारंटी दी, और ये गारंटी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आरपा जी इसके अंदर, क्योंकि इसका मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति, इस देश का कोई भी ग्रामीण व्यक्ति, उसको ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मेरा ये क्राइटेरिया है, मैं इसमें फिट करता हूं, मैंने इस फॉर्म को भरा, वो भरा, कुछ जरूरत नहीं थी। आप बिना किसी रिक्वायरमेंट के आप जाके काम मांग सकते थे। सरकार के लिए बहानेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं थी। सरकार नहीं कह सकती थी कि हमारे पास बजट नहीं है, इस गांव में अभी अलाउड नहीं है, यहां पे स्कीम नहीं आई है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। पहली बार दुनिया में एक यूनिवर्सल एंटाइटलमेंट की रोजगार की स्कीम थी। तो जैसा चौधरी ने कल कहा था कि अगर वाकई हिंदुस्तान विश्व गुरु होने का दावा कुछ चीजों के बारे में कर सकता है, तो मनरेगा उनमें से एक स्कीम थी जो हम कह सकते थे कि पूरी दुनिया के पास एक नायाब स्कीम हमने पेश की है, जो दुनिया हमसे सीखना चाहती है। इसलिए उस स्कीम को खत्म कर देना, और मान लीजिए खत्म तो हो ही गई है अब कल नहीं, करने योगेश से। जी, लेकिन सवाल ये समझ में नहीं आ रहा कि स्कीम तो वहीं के वहीं है। अगर तब्दीली इसमें हुई है तो इसमें समस्या कहाँ पर है? स्कीम तो है, रोजगार की गारंटी भी अभी है। ऐसा जो स्ट्रक्चरल जिस चेंज का जिक्र हो रहा है, क्योंकि पहले भी मनरेगा को लेकर हजार तरह की समस्याएं थी। ये भी कहा जा रहा था कि बेरोजगारों की एक पूरी भीड़ तैयार की जा रही है कि वो काम ना करें। मुझे याद है खुद कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे कि एक गड्ढा खोदने की ये स्कीम है कि गड्ढा खोदने वाले को पैसा मिलता है, फिर गड्ढा भरने वाले को पैसा मिलता है। तो जब इतनी समस्याएं थी तो एक बार नया कोई फॉर्मूला ट्राई करने में क्या हर्ज है? अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, क्योंकि इस तरह की तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग और ये बातें इस स्कीम के बारे में रही हैं, और इसीलिए दुनिया के सैकड़ों अर्थशास्त्रियों ने इस स्कीम को स्टडी किया है। इसके बारे में बाकायदा अब इतना अच्छा एविडेंस है जितना दुनिया की बहुत कम योजनाओं के बारे में है। पहली बात, आपने कहा स्कीम को केवल बदला गया, सरकार यही हमें समझाना चाहती है। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस स्कीम की हत्या हो गई है। क्यों मैं कहता हूं? सिर्फ ये कोई जुमलेबाजी नहीं है, हत्या हो गई है इसलिए। इस स्कीम के कोर में था गारंटी। गारंटी का मतलब अरफा जी होता है कि यदि मैं आपको किसी चीज की गारंटी दूं, तो उसके बाद वो चीज होगी, मेरे मूड पे डिपेंड नहीं करती। कल को मेरा मूड बदल जाए तो गारंटी नहीं बदलेगी, क्योंकि मैंने अब आपको गारंटी दी है ना। गारंटी मनमर्जी पे डिपेंड नहीं करती। अब जो स्कीम बनाई गई है सरकार के द्वारा, वो साफ कहती है भारत सरकार तय करेगी कि रोजगार की गारंटी किस स्थान पर, किस प्रदेश में, किस जगह पे, कितने दिन के लिए दी जाए, भारत सरकार तय करेगी। यानी कि अब सरकार की मर्जी पे है, ये गारंटी नहीं है। तो गारंटी तो खत्म हो गई। जिस दिन मैं ये कह दूं कि अरफा जी गारंटी देता हूं, लेकिन देखो शुक्रवार को मेरा मन बदल गया, तो मैं कह नहीं सकता, तो इसका मतलब आप कहेंगे ना भैया फिर ये गारंटी नहीं हुई, कुछ और कह दो इसे। पहली बात, गारंटी खत्म हो गई है। नंबर दो, इसमें एक व्यक्ति को अधिकार था कि वो मांग सकता था, और वो एक अधिकार था। अब ये एक लाभार्थी की स्कीम हो गई है, जैसे बाकी सब स्कीम है कि भाई सरकार के पास पैसा होगा, लिमिट होगी, तो हम आपको दे भी देंगे, नहीं भी दे सकते हैं। नंबर दो। नंबर तीन, पहले इस स्कीम का 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी और जिम्मेवारी 100% केंद्र सरकार की थी इस स्कीम के लिए। अब स्कीम यह है कि भाई 40% पहले राज्य सरकार टेबल पे रखेगी, फिर 60% केंद्र भी दे देगा। ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, क्योंकि जिन राज्यों में मनरेगा की जरूरत है वो सबसे गरीब राज्य इस देश के हैं। गरीब राज्य की सरकार भी गरीब होती है। गरीब सरकार कहां से 40% लाएगी? 10% देने में टोटा पड़ रहा था उन्हें, 40% कहां से आएगा? ये कहा जा रहा है कि देखिए हमने तो 100 दिन के 125 दिन कर दिए। ये बिल्कुल विचित्र सी बात है, क्योंकि 100 दिन वास्तव में मिल नहीं रहे थे। 100 दिन अधिकतम सीमा थी किसी एक व्यक्ति के और लिए। यही तो बात है कि हम अधिक जैसे लोग तो आवाज इस पर उठा रहे थे कि 100 दिन ना देकर चोरी हो रही है उन दिनों की, कि जी जितने दिन जी। मिलने चाहिए लोगों को, और उसके बाद भी कितना डिस्ट्रेस था। अब मुझे योगेंद्र ये बताइए कि आपने ये फर्क तो बताया, अब इस पे आप किस तरह का नतीजा देख रहे हैं? अगर जमीन पर उतर कर हम देखें, मान लेते हैं अगर इसकी, इस बदले हुए कानून की अगर हम 3 साल बाद विवेचना करेंगे, तो आपकी नजर में किस तरह के आप बुरे असरात देख रहे हैं जमीन पर?
मेरा अंदाजा ये है कि इस स्कीम से 5 करोड़ लोगों परिवारों को आज की तारीख में हर साल फायदा होता है। ये 5 करोड़ घट के 2-2.5-3 करोड़ रह जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, उन 5 करोड़ परिवारों को हर साल कोई 50-55 दिन मिलते हैं। 100 तो सिर्फ कहने की बात थी, मिलते भी 50-55 थे सिर्फ। ये 50-55 हो सकता है घट के 25-30 हो जाए। नंबर तीन, किन राज्यों में दिया जाएगा? अब देखिए, पूरा केंद्र सरकार पे डिपेंड करता है किस राज्य में देगी, और केंद्र सरकार कैसे तय करेगी? केंद्र सरकार देखेगी किस राज्य में किसकी सरकार है। केंद्र सरकार ये भी देखेगी किस राज्य में चुनाव आने वाला है। ये जो 10,000 का खेल बिहार में हुआ, अब ये मनरेगा जो है, चुनाव जीतने के लिए लाभार्थी को वोटर बनाने का जो इस देश में खेल होता है, उसका औजार बन गई है। पहले ये औजार जनता के हाथ में था, अब ये औजार सिर्फ सरकार नहीं, केंद्र सरकार के हाथ में है। इसका मतलब है इस स्कीम का सारा उद्देश्य पलट गया है, और ये स्कीम अब एक छोटी सी और योजना बन जाएगी। जैसे इस देश के अंदर कई और योजनाएं हैं, लाभार्थी वाली योजना बन जाएगी। उससे जिसको जो मिल पाएगा मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि योजना बंद नहीं होगी, योजना इस देश में सैकड़ों चलती है, लेकिन ये जो क्रांतिकारी योजना थी, इस देश के संविधान के हिसाब से पहली बार करने वाली जो योजना थी, वो योजना समाप्त हो जाएगी। आपने पिछली बार जिक्र किया था कि कांग्रेस के लोग भी परेशान एक बार हुआ करते थे, कहते थे इस योजना से कुछ हासिल नहीं हुआ, और ये तो इससे तो लोगों को खामखा नौकरी मिल रही है, ये सब बातें कही गई। इस सब के बारे में बहुत स्टडी हुई है, और इससे जो निष्कर्ष निकले हैं वो ये, नंबर एक, इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों की जो मजदूरी है, दिहाड़ी है, वो पहले से बेहतर हुई है। नंबर दो, जब ग्रामीण इलाके में पैसा जाता है तो पैसा तेजी से चलता है। अगर आप किसी अमीर की जेब में 100 रुपया डाल देंगे, वो उसके बटुए में पड़ा रहेगा। आप गरीब की जेब में 100 रुपया डालेंगे तो वो शाम तक चाय पत्ती और चीनी और किसी चीज में जाएगा। जिस दुकानदार के पास जाएगा, वो दुकानदार अगले दिन तक किसी चीज में खर्च करेगा। वो पैसा ट्रेवल करता है और उससे पूरी अर्थव्यवस्था पिक करती है। तो ये बहुत एक स्मार्ट इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, केवल इन परिवारों को नहीं जिनको नहीं मिलेगा। आखिरी बात महिलाओं को लेकर भी, कि सीधे जो पैसा महिलाओं की जेब में जा रहा था, उसको लेकर भी ये बड़ा झटका है कि पूरा डायनामिक्स बदल जाएगा। मैंने कई बार सुना उन लोगों को जो गाँव देहात में ही बड़े ज़मींदार हैं, कहते हैं भई देखिए अभी तो मज़दूरों के भी दिमाग खराब हो गए हैं, मज़दूर भी अब 100-200 रुपए में काम करने नहीं आता। तो ये सीधे मनरेगा का इफ़ेक्ट था कि बार्गेनिंग पावर न सिर्फ़ कि सरकार के साथ, बल्कि उन ज़मींदारों के साथ भी जो खेत खलिहानों में या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कराना चाहते थे 50, 100, 200 रुपए पे। तो पूरा एक तरह से, जिसको गेम चेंजर कहते हैं, एक तरह का गेम चेंजर हो गया था कि गरीब ने अमीर को परेशान कर दिया था। हमेशा ये होता था कि अमीर जो है गरीब को परेशान करता था। तो ये तो एक डायनामिक्स बदलेगा। दूसरा, महिलाओं वाला जो एंगल है उस पे भी जरा गौर कीजिए शॉर्ट में। दोनों आपने बात कही। देखिए, जब ये लोग कहते हैं, गांव में कई बार कहते हैं, अरे आजकल तो मजदूर का भी सर चढ़ा हुआ है, जिसका मतलब है आजकल मजदूर भी एक इंसान बन गया है। आजकल मजदूर भी थोड़ा सर अपना ऊंचा करके चलता है। तो जो लोग मजदूर से बेगार करवाना चाहते थे, जो बंधुआ मजदूर चाहते थे, उनके लिए तो दिक्कत हो गई है। लेकिन जो कायदे से काम करवाना चाहते थे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, मनरेगा की दिहाड़ी कभी भी उतनी नहीं थी जितनी की बाजार में दिहाड़ी मिलती थी। तो यानी कि मनरेगा फर्स्ट प्रेफरेंस ना हो सकता था, ना होना चाहिए था। वो केवल एक लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन के रूप में रखा गया था। और महिलाओं वाली बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। मनरेगा का रिकॉर्ड दिखाता है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने काम किया, जिसका एक कारण यह भी था कि उसकी मजदूरी कम हुआ करती थी। लेकिन जिस औरत को राजस्थान में एक दिन काम करने के 271 रुपए मिल गए, हम कल्पना नहीं कर सकते कि 10 दिन मान लीजिए उसको महीने में काम मिला, जो उसने 10 दिन का जो 2,700 रुपया कमा लिया, वो उसको अपने परिवार में कितनी डिग्निटी देता है, उसकी जिंदगी में कितना फर्क वो 2,700 रुपए डालता है, जो उसे लगता है मैंने अपनी मेहनत से लिया। और मनरेगा में जितनी महिलाएं शामिल हुई हैं, वो अभूतपूर्व है इस देश के अंदर। तो पहले था कि भाई कमाने वाला तो सिर्फ मर्द है गांव के अंदर। अब औरत काम करती थी सिर्फ कटाई के टाइम, बुआई के टाइम, ज्यादा समय उसके पास कोई काम नहीं होता था। मनरेगा ने करोड़ों औरतों को वो अवसर दिया कमाने का, उन्हें इज्जत दी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं इस देश का एक बहुत अभूतपूर्व, अनूठा, सुंदर, अनुकरणीय उदाहरण जो था, उसको हमने खुद खत्म कर दिया है, जो बहुत दुख की बात है।
इसीलिए पूरी दुनिया ये कह रही है कि ऐतिहासिक गलती करने जा रहा है भारत। पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री परेशान है। खत लिखा है उन्होंने हमारे देश को। आप सोचिए कि ऐसी चीज जो आपने बताया कि जिस जरा से किसी चीज में हम विश्व गुरु थे, वहां पर भी सीधे जो है वो जमीन के बल गिर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।